हमारा आज का विषय है बिस्कोहर की माटी। अगर इस चैप्टर को हमें समझना है, इनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना है, तो पाठ के सार को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इस पाठ को समझ लेंगे, सार समझेंगे, तो सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से आप लिख देंगे। तो इसीलिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को पूरी देखना अति आवश्यक है। पूरी ही आपको देखनी पड़ेगी, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखें और पाठ के सार को समझें। उसके बाद आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, आपका सारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पाठ में लेखक अपने गांव, वहां की प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव के प्रचलित घरेलू उपचार और अपनी मां से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है, जो लेखक है वहां का गांव, वहां का प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में रहने का जो रंग ढंग है, तरीका है, वो जो हम अपने घरों में घरेलू उपचार करते हैं, किचन से जो उपचार कर लेते हैं, किचन में हल्दी है, नमक है, अन्य जो वस्तु हैं जो घरेलू उपचार जिसको बोलते हैं, और जो उसकी माँ उनको सिखाती थी, उनसे जुड़ी यादों को वो वर्णन इसमें बिस्कोर की माटी में किया है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न इसमें आता भी आगे चल के, कोइया क्या है, वो हम वहां पे स्पष्ट करेंगे। अब समझ लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोइया एक प्रकार का एक जल पुष्प है। इसे कुमुद और कोलाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्रित होता है, कोइया फूल उगाता है। सर्द की चांदनी में कोइया की पत्तियां और उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। लेखक के अनुसार बच्चे का मां से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही मां के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा मां से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, जो उसके चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चा सुबकता है, रोता है, मां को मारता है, मां भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा मां से चिपटा रहता है। बच्चा मां के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। अगले पॉइंट्स में देखिए, चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब मां बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा मां के दूध के साथ साथ चांदनी के भी आनंद को अनुभव करता है। चांदनी मां के समान स्नेह, आनंद और ममता देती है। मां से लिपटकर बच्चे का दूध पीना, जड़ से चेतन होना, यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। विश्वनाथ अभी मां का दूध पीता था कि उसने उसके छोटे भाई को जन्म हो गया। मां के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरी दाई ने पाला। मां का स्थान दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। दिलसाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा। अगले पॉइंट में देखिए, लेखक को बत्तख माँ और मानव शिशु में कई समानता दिखेगी। ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि बत्तख माँ और शिशु माँ में क्या अंतर है। जिस प्रकार से बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है, ऐसे ही पेनिचोंच से सतर्कता और कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है, हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है, उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचाती है और मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है। अब गर्मियों की यहाँ पे है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। एक प्रश्न भी आता है आपका इसके बीच में, स्पष्ट कर दूंगा पहले ही कि लू लगने के कारण बताइए, के इलाज बताइए। तो यहाँ पर लू लगना अर्थात तेज धूप में निकल जाने को लू लगना बोलते हैं। जब आपको धूप से होने वाली बीमारी है जो बहुत तेज में, उसको लू लगना। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता था, उससे फिर
सिर धोया जाता था। बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे गिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है, जिसके कारण घरों की दीवार तक गिर जाती है और घर धंस जाते हैं। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। मैदान, खेतों, तालाबों में कई प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सांपों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि जब बारिश होती है तो अनेक प्रकार के सांप इसमें निकल जाते हैं। गांव में लोग प्रकृति के बहुत ही निकट हैं। उनके अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। कई गांव में फूलों द्वारा इलाज भी किया जाता है। फूलों की गंध में सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा। लेखक ने इस गांव में बताया, कमल खिलने का भी बताया है कि गांव में कमल खिलते हैं। हिंदू के यहाँ कमल पत्थर पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्थर की पुरीन भी कहते हैं। आपने रिश्तेदार के घर लेखक के रूपवती अपनी उम्र में औरत सुंदरता देखी, औरत देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही और आकर्षक लगी। यहाँ पे प्रकृति और औरत का भी बारे में बताया गया है। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। वह सफेद रंग की साड़ी पहने है, आंखों में कैसी व्यथा लिए रहती है, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह हर कला में अवसाद में मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु। इस प्रकार से ये आपके आगे चल के पाठ संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखिए, जो प्रश्नों को आपको दिखाया गया। जैसा आपको बताया गया था, कोइयां। कोइयां किसे कहते हैं? जैसे मैं कहा पाठ का सार समझ लेंगे तो हो जाएगा। तो कोइयां जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं, नामों से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कोइयां पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों पर पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। शरद ऋतु की चांदनी में, तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगते हैं। प्रश्न 2 का देखिए। जैसे माँ का दूध पिलाना, जब बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित है। इंपोर्टेंट नोट्स में आपको बताया था, बच्चे का अपनी माँ से बहुत सारा गहरा संबंध होता है। वह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जो वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के समक्ष संबंध सजीव उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चों को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्मराहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। अब देखिए विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ, क्या बताया था उस पर। विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन नहीं कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया। माँ ने किसको दूध पिलाना शुरू कर दिया? छोटे बेटे को, छोटे भाई को। अब विश्वनाथ इसे स्वयं पर क्या मानता है? अत्याचार। ये तो तुम स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उसके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय का दूध पर निर्भर रहना पड़ता। तो विश्वनाथ को यह अत्याचार लगा। अब आपको इंपोर्टेंट पॉइंट से बता था, गर्मी व लू से बचने के उपाय वो बता दिया था आपको। उपाय आपको बताए थे इंपोर्टेंट पॉइंट्स में ही। क्या है? धोती तथा कमीज की गांठ में लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना दिया जाता था। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर से धोया जाता था। यह केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपायों से ही परिचित है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर माँ की तुलना बत्तख से की? इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया गया था। बत्तख अंडे देने के बाद भी पानी में नहीं रह जाती है जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल आते।
तब तक वह उन्हें सेती है। वह अंडों को अपने पंखों के मध्य में रखती है, अर्थात छुपा के रखती है उनके बीच में। इस तरह बच्चों को सबसे बचा कर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क सतर्कता के साथ, कोमलता के साथ काम लेती है। एक तरफ जहां वह सतर्क होती है, दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान न हो। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती है। वह अपने बच्चों को देखभाल करती है, वह उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी प्रकार लेखक ने बत्तख और माँ की तुलना बत्तख से की। बरसात में बताया था, बिस्कोर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है। कैसी बरसात होती थी बिस्कोर की माटी में? बिस्कोर की बरसात सीधे नहीं होती। पहले आकाश में बादल घिरते हैं, उसके बाद गड़गड़ाते हैं, फिर बिजली चमकती है। दिन में यदि बादल आकाश छा जाए तो लगता है मानो रात हो गई है। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला मृदंग सितार जैसा लगता है। लेकिन जब तेज हवा होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हो। प्रत्येक स्थान वर्षा भिगा देता है। हर दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती है। कई कई दिन तक लगातार बारिश होती है। एक दिन नहीं, कई घंटों नहीं, लगातार कई कई दिन। इसके कारण कई क्या होता है, मकान की छत उड़ जाती है, तो कभी जमीन धंस जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है, गांव के मकान कुछ दीवारें गिर जाती हैं। गांव के सभी पक्षी बरसात का आनंद उठाते हैं, यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले सब पानी से भर जाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अगर बरसात में आदमी नहाता है तो उसे चर्म रोग को दूर होने की भी बात बताई गई। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। यहाँ पे आपको फूलों के पत्तों के बारे में बताया था। फूल केवल क्या करते हैं, सुगंध ही नहीं देते, गंध ही नहीं देते, सुगंध ही नहीं देते, क्या करते हैं, दवा का भी करें। ये आपको स्पष्ट करना है। लेखक ने यहाँ क्या कहा है, लेखक का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है, वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देते, वह दवा भी करते हैं। भरभंडा नामक फूल का वर्णन करते हुए क्या कहता है लेखक, कि इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर देते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बर्रे ततिया का डंक अपने आप में झड़ जाता है। हर एक फूल के बारे में उसने उसका इलाज बताया। प्रश्न 8 देखिए, प्रकृति सजीव नारी बन गई है। प्रकृति और जो नारी की तुलना इसमें मैंने आपको इंपोर्टेंट पाठ के सार में कराई थी, उसी के बारे में था। लेखक और प्रकृति का तुलना कैसे किया है? लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 वर्ष का था तो उसने एक स्त्री को देखा था। उससे वह उससे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी भाई के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उससे आने से सुगंध लेखक के प्राणों तक महका गई थी। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता है। उसे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों फूलों के रूप में लता में उग आई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता और स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता सी प्रतीत होती है। वह प्रकृति में उस औरत को और औरत को प्रकृति के रूप में देखता है। अब 9वें प्रश्न में आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक प्रकृति को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। लेखक एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक को रोने का मन करने लगा। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद आ जाती है जिसे उसने अपनी मृत्यु की गोद में लिए। पति की याद आती है। उसे बस प्रीतम से मिलने का इंतजार है। उसका प्रीतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करते हुए लेखक मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है। ये आपके जो बिस्कोर की माटी के जो प्रश्न उत्तर हैं, ये हमने सारे के सारे आपके कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपकी जानकारी अधूरी रह गई है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर।